नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान में जारी सियासी संकट की। क्यों पाकिस्तान में स्थिर सरकार आज भी सपना है? क्या है फौज की भूमिका? चर्चा में मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर श्री राम चौलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। श्री राम जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व राजदूत दिलीप सिन्हा जी से। सिन्हा साहब, आपका भी स्वागत है। और बात करेंगे इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल जी से। आलोक जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। डॉक्टर श्री राम जी, जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सारे सवाल हैं पाकिस्तान को लेकर। यह कैसा लोकतंत्र है पाकिस्तान में, जो कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है? जी मनोज जी, ऐसा है कि हाइब्रिड रेजिम बोलते हैं कुछ लोग, मतलब संकरी, मतलब जिसमें पावर्स जो है, शक्ति जो है वो आवाम के हाथों में नहीं है जी। तो जो पूरी जो संप्रभुताएं हैं वो जनता के हाथों में नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जो कहते हैं अनुष्ठान उनके हाथों में है। तो इसी वजह से इमरान खान की नैया डूब गई है। पहले तो उन्हें अपना चहेता बनाकर वो लेके आए थे, जैसे आलोक जी कह रहे हैं, लेकिन बाद में टकरार हो गई। और अब जब वो निष्पक्ष कहलाते हैं अपने आप को आर्मी, इसका मतलब यही है कि सत्तारूढ़ का गेम खत्म। जब तक सत्तारूढ़ के पक्ष में आर्मी ना हो तो सत्तारूढ़ राजनीतिक चला नहीं सकते हैं सरकार। तो इसी का एक उदाहरण और पेश हो रहा है। और रही बात असंवैधानिक कार्यों की, तो ये तो इसकी भी एक लंबी इतिहास है। एक 1997 में तो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर ही लोगों ने धावा बोल दिया था, और उनकी जो सेक्रेटेरिएट है उस पर भी एक बार कब्जा हुआ है। तो ये जो उथल पुथल है, ये पॉलिटिकल कल्चर जो हम कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति ही नहीं उभरी है कोई जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सके, जिसमें कि अनेक ताकतों को एक साथ मिलजुल कर देश के हित में काम कर रहे। तो देखिए, ये ऐसा देश है जो 1971 में जिसका विभाजन भी हो गया और बांग्लादेश उभर कर निकली एक आजाद देश के तौर पर। वो क्यों हुई? वो इसी वजह से है क्योंकि इनकी जो नेशनहुड जो हम कहते हैं, एक राष्ट्रीय जो पहचान है, वो या अस्तित्व है, वो है। क्या मुसलमानों को कोई असुरक्षा का इतना बड़ा मसला था जिसकी वजह से उन्हें नया देश बनाना चाहिए था? नहीं। तो धर्म के नाम पर जब आप देश बनाते हैं और उसे एक जो नहीं रख पाते हैं, अभी देखिए ये जो संकट है फिलहाल की, उसका भी वही है कारण। क्योंकि इमरान खान ने एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति खेली। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ PMLN जो दूसरी पार्टी है, बड़े विपक्षी दल, उनके साथ कभी भी उठना बैठना, मिलना जुलना, मिलकर कोई कानून पास करना, लेजिस्लेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना, आवाम की संकटों को दूर करना, कुछ नहीं। सब अपने अपने छोटे छोटे संकीर्ण सोचों में रहे और पीछे पर्दे के पीछे अफसरान ने अभी कारपेट उतार दी। तो मैं समझता हूं कि जो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसे लोकतंत्र तो कतई नहीं माना जा सकता है। एक तरह का ये एक ड्रेस्ड अप जो हम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ इलेक्शन होते हैं कभी कभार। अभी इलेक्शन भी देखिए, अगर नए इलेक्शन भी होते हैं तो नवाज शरीफ की वापसी और उनके भाई की वापसी लगभग निश्चित लग रही है, क्योंकि इमरान खान की अभी पॉपुलैरिटी इतनी कम है। जनमत संग्रह कह रहे कि 35% लोग भी इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं। तो कहां से कहां उतर गए, और वो भी किस प्रकार उतरे हैं जिसमें आम लोगों की जो शासन की जो आशाएं होती है, सुशासन की, वो कभी पूरे नहीं कर पाए। और फौज हमेशा हड़प कर सारा कुछ बैठी रहती है, और चाहे कुछ भी हो जाए, देश डूब जाए, लेकिन फौज के जो अपनी जो प्रिविलेजेस जो हम कहते हैं उसको कायम बनाए रखना। इसलिए ये कहते हैं ना कि एक स्टेट विद एन आर्मी नहीं है, आर्मी विद अ स्टेट है। तो जब आर्मी विद अ स्टेट होती है तो लोकतंत्र तो छोड़िए, मतलब किस्सा खत्म। डॉक्टर श्री राम जी, ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई थी कि इमरान खान साहब की कुर्सी जाना तय है। ये इमरान खान साहब को पता था, उनके समर्थकों को पता था। इमरान खान साहब ने एक तरह से स्क्रिप्ट पहले लिख ली कि विदेशी साजिश, अमेरिका की साजिश। ये इमरान खान जो बाइडेन साहब का बार बार फोन का इंतजार करते थे, आज अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कूटनीति के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दुनिया जानती है। मनोज जी, इसमें ना IMF का बड़ा किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान का दोबारा बेल आउट हुआ है और बहुत बड़ा कर्ज ले रहे हैं, और कर्जदार जो हैं वो बहुत सारे शर्तें रखते हैं
कि आपको फिस्कल मैनेजमेंट करनी होगी, सरकार का जो खर्चा है वो कम करना पड़ेगा, सब्सिडीज हटाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब जो इसके पीछे अमेरिका का हाथ तो रहता ही है। तो इमरान खान ने इनकी अनदेखी करते हुए फ्यूल और खाने और ये ईंधन वगैरह पर इन्होंने सब्सिडीज दोबारा चालू की। हालांकि राजकोष में कुछ नहीं था, कंगाली के बावजूद ये इस तरह का कदम ले रहे थे। तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा था आईएमएफ और वाशिंगटन से। तो इसी को लेकर इन्होंने अब ये छेड़ा हुआ है कि बाहर से कोई बड़ा षड्यंत्र है मुझे गिराने की। लेकिन देखिए सबूत क्या पेश कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बहुत ही निचले स्तर का कोई एक ऑफिशियल है, जिसके किसी बयान को लेकर इन्होंने मरोड़ कर इन्होंने ऐसा पेश किया है कि जैसे कि अमेरिका एक कू करने के पर तुला हुआ है पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा कोई इंटरेस्ट है, और ये इन्होंने ऐसे ही खामखा एक स्ट्रॉ मैन जो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, ऐसे ही खड़ा कर दिए हैं। और रही बात चीन की, अब देखिए चीन पर भी इमरान खान ज्यादा से ज्यादा निकट होने की कोशिश कर रहे थे, और एक तरह से रूस तो खैर फिर भी छोटा खिलाड़ी है, पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा उसके इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, चीन बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो आर्मी को लगा, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी फौज को ये लगा कि इमरान खान उनके पीठ के पीछे चीन का सहारा ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के अपनी इंटरेस्ट जो हैं, उनकी मिलिट्री एड, उनका बहुत कुछ, उनके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, उनके बहुत सारे नाजायज जो इनका जो धन है, ये इन्होंने बाहर पश्चिमी देशों में छुपा के रखा हुआ है, स्विस बैंक्स वगैरह में। तो इन्हें लगा कि इन सबको खतरा है अगर हम बहुत ज्यादा चीन की तरफ चले जाएं। तो एक तरह से इमरान खान एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक स्वाधीन विदेश नीति चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो आर्मी के लिए अस्वीकार्य था। तो मुझे लगता है कि अमेरिका वाला फैक्टर है, लेकिन इसको इन्होंने बहुत रंग चढ़ाकर नाटकीय ढंग से पेश किया है, एंड वो गलत है, और उसको एक असंवैधानिक कार्य करने के लिए एक बहाना बनाया है। लेकिन बात तो है कि चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा है, और इसका एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी जो डिविजन्स हैं वो ज्यादा खुलकर निकल आई हैं इस भूगोलिक भू राजनीतिक डिविजन्स की वजह। डॉक्टर श्रीराम जी, आखिरी मैं कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी का जो सवाल है, हिंदू जो पाकिस्तान में हैं उनकी हत्या का मामला हो, शियाओं की हत्या का मामला हो, अहमदियाओं की हत्या का मामला हो, पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा रहा है ये कि वहां की जो माइनॉरिटी है उसकी जिस तरह से हत्या की जा रही है आए दिन, वो भी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इशू है। वहां पर पाकिस्तान पे भारी कर्ज है, चीन का करीब 18 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान चारों तरफ से आर्थिक दृष्टि से घिरा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? अब अराजकता तो है, और अभी हमने इमरान खान के 4 वर्षों के कार्यकाल में भी देखा था, अराजकता है। पूरे ये जो कट्टरवादी पार्टियां हैं वो सड़कों पे उतर आती हैं और पूरे देश को एकदम मतलब थाम लेती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, और गृह युद्ध जैसा भी हालत हो सकता है। कई जो छोटे प्रोविंसेस हैं वो अभी भी नाखुश हैं पंजाब के डोमिनेंस से। अगर शरीफ ब्रदर्स वापस आ जाते हैं तो वो उनका गढ़ पंजाब है, और फिर खैबर में इनका इमरान का अभी भी थोड़ा बहुत बोलबाला है। तो मेरे ख्याल से एक तरह से जो विभाजन की तरफ ही लग रहा है इनकी जो पूरी जो पॉलिटिक्स जो हम कहते हैं। और रही बात इंसाफ की और आम लोगों की और अल्पसंख्यकों की, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है। और देखिए, जब देश कंगाल होता है और बाहरी ताकतों पर पूरी तरह निर्भर होता है, तो अंदर का माहौल भी इसी तरह बहुत ही तनावपूर्ण और असुरक्षित ही रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो असुरक्षा अंदर होती है उसको ये एक्सटर्नलाइज भी करते हैं। जिहादी तंजीमों को अभी ये लगाम दिया है इन्होंने थोड़ा बहुत पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन दोबारा इन्हें छेड़ सकते हैं ये कहते हुए कि इसी से हम एकता बनाएंगे फौज के पीछे, एक रैली बिहाइंड द फ्लैग इफेक्ट जो कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरफ अपना जो गार्ड जो हम कहते हैं अभी लेट डाउन नहीं करना है, पूरी तरह हमें चौकन्ना रहना है। सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, वादी के अंदर अभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है कश्मीर में, और इनके मंसूबे हमेशा ही अपवित्र रहे हैं फौज की, और आगे भी रहेंगे, चाहे अस्थिरता हो स्थिरता हो। हमें तो पूरी तरह से एक तरह से जो
एक रक्षात्मक जो हमारी जो पूरी प्रणालियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, उन्हें मजबूत करते जाना है। और अगर वो गुस्ताखी करते हैं तो कड़ा जवाब भी भारत को देना पड़ेगा, चाहे उनकी जैसी भी हालत हो। जबकि वो कमजोर हैं तो मैं तो कहूंगा कि उनके जो आतंकवादी संगठन है उन पर हमें कदम लेने में और भी आसान होगा जब वो कमजोर हो। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।